कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इससे पेपर पूरा यहाँ पर याद करना है। ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर कराएंगे। पूरा अंक आपका 80 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपके निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा निर्देश आता है। ठीक है, प्रश्न के मार्क 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। तो फिर आता ठीक है, उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो आपका था मुद्दा के द्वारा, बाता वस्तु विनिमय द्वारा, और सात वस्तु के वजन द्वारा, और दाता नैतिकता द्वारा। तो यहाँ पर उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका द हो जाएगा नैतिकता द्वारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका दूसरा आता है ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। तो आपका था पूरक वस्तुएं, बाता स्थानापन्न वस्तुएं, और सात आरामदायक वस्तुएं, और दाता विलासिता वस्तुएं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। तो आपका आता सीधे संबंध को, बाता धनात्मक संबंध को, और साता विपरीत संबंध को, और दाता आ तथा सा दोनों। तो जो आपके यहाँ पर दिया है सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा विपरीत संबंध को। ठीक है, विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। फिर आपका देख लेते हैं चौथा। तो चौथा आता भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बता दें जो आपका भारत का केंद्रीय बैंक है वो है आपका RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता। तो पाँचवा देख लीजिए अच्छा बजट माना जाता है। तो आपका आता संतुलित बजट, बाता आर्थिक बजट, और साता घाटी का बजट, और दाता आर्थिक बजट। तो यहाँ पर अच्छा बजट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक बजट। आर्थिक बजट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सही अस्तित्व पाया जाता है। तो आपका था पूंजीवादी, बाता समाजवादी, और साता आपका मिश्रित, और दाता बाजार अर्थव्यवस्था। तो जो आपके यहाँ पर 6वां दिया गया निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सही अस्तित्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते हैं 2। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था लागन फलन में लागत डॉट डॉट का फलन होती है। तो यहाँ पर लागत फलन में लागत, ठीक है, साधन का फलन होती है। तो साधन आपका यहाँ पर रहेगा पहले रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है, साधन का फलन होती है। फिर आपका दूसरा आता अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णता डोडो होती है। तो यहाँ पर अति अल्पकाल में पूर्ति, ठीक है, पूर्ति पूर्णता बेलोचदार होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा बेलोचदार। ठीक है, बेलोचदार आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। ES बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच डॉट डॉट है। तो जो आपके यहाँ पूर्ति की लोच है, तो जो आपका तीसरा रिक्त स्थान दिया गया है इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। जो भी यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर सही लिखेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर कमेंट में लिखना है। फिर आपका चौथा आता है दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन डॉट डॉट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन, ठीक है, परिवर्तित किए जा सकते हैं। परिवर्तित आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा परिवर्तित। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां अल्पकालीन उत्पादन फलन को डॉट डॉट अनुपात का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्पकालीन उत्पादन फलन को, ठीक है, परिवर्तनशील का नियम कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा परिवर्तनशील। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए परिवर्तनशील आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तनशील का नियम कहा जाता है। फिर आपका आता है 6वां पैमाने के प्रतिफलों का संबंध डॉट डॉट काल की अवधि से है। तो यहाँ पर पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकालीन अवधि से है। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा दीर्घकालीन। दीर्घकालीन आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगे, और जो इनके आंसर वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आप प्रश्न आपका 3 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म 1983 में हुआ था। तो पहला आपका असत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका रहेगा असत्य। फिर दूसरा आता है GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका रहेगा सत्य। फिर जो आपका तीसरा आता है निवल निवेश सकल निवेश मूल्यह्रास होता है। तो तीसरा आपका सत्य हो जाएगा।
फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका आता है, ठीक है, बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, छठवां, आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, पहला रहेगा आपका असत्य, दूसरा रहेगा सत्य, तीसरा भी सत्य, ठीक है, और आपका यहाँ पर चौथा भी रहेगा सत्य, पांचवा भी सत्य हो जाएगा, और छठवां रहेगा आपका असत्य। ठीक है, पहला और छठवां आपका असत्य रहेगा, बाकी आपकी सभी सत्य रहेंगे। अब चलिए प्रश्न आपका 4 आता है, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आवभा में आपकी दी है सही जोड़ी। पहले आती है आपकी NNP, तो इसको आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। फिर दूसरी आती है आपकी GNP, ठीक है, तो GNP को आपको यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद से मैच कर देना है। फिर जो तीसरी आती है वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो वस्तु विनिमय की कठिनाई हो जाएगी आपकी दोहरे संयोग का अभाव, ये आपकी तीसरी रहेगी। चौथी आती है आपकी MPC को आपको मैच करना है सीमांत उपभोग प्रकृति से। और जो आपकी आती है केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक आपकी हो जाएगी RBI। ठीक है, और जो आपकी आती है व्यावसायिक बैंक, तो इसको आपको SBI से मैच कर देना है। और जो आपके यहाँ पर दिया मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो इसको मैच कर देना है आपको विनिमय का माध्यम से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 7 आता है यहाँ पर। ठीक है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके रहेंगे 7 नंबर के। ठीक है, तो पहला जो आपका यहाँ पर आता है GST क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। उससे पहले आपका यहाँ पर दूसरा आता है व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती हैं, तो यहाँ व्यापार शेष में होती हैं आपकी दृश्य मदें। ठीक है, दृश्य मदें आपके यहाँ पर शामिल होती हैं, तो दृश्य मदें आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था, ठीक है, अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल हैं, तो इसमें रहेगा आपका दृश्य एवं अदृश्य। ठीक है, दृश्य एवं अदृश्य मदें, ये आपका इसका आंसर रहेगा दूसरे का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। MPC का पूर्ण रूप लिखिए, तो आपका MPC का पूर्ण रूप रहेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। फिर जो आपका चौथा आता है उपभोग फलन क्या है। ठीक है, इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। और जो आपका आता है औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है और औसत बचत प्रगति क्या है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया था GST क्या है, तो GST का आंसर रहेगा GST वस्तु और व्यापार सेवा है। यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इस तरह से आपके यहाँ पर GST की परिभाषा हो जाएगी। और जो आपका यहाँ पर दिया गया उपभोग फलन क्या है, तो इसका आंसर रहेगा उपभोग फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा निर्गतों के मध्य का अंतर है। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा 5वें का आंसर। जो 6वां आपका दिया औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, आय तथा बचत के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। ये आपका 6वें का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 7वां आता है औसत बचत क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है प्रश्न 5वें का। साथ ही इसके आंसर आप यहाँ पर लिखित आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर क्रम से नहीं दी गए। ठीक है, GST वाला आंसर आपका यहाँ पर 5वें नंबर पर दिया गया है। और आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, आप यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में आपका दिया औसत बचत की प्रवृत्ति कहते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपके क्रम से नहीं दिए गए हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गलत नंबर लिखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर समझ लेना। ठीक है, आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न आपका 6। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है। ठीक है, कुल उपयोगिता का आपको अर्थ लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर कुल उपयोगिता वस्तु की उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त ठीक है उपयोगिताओं के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की पहली इकाई का उपयोग करने से 10 ठीक है यूटिल की संतुष्टि तथा दूसरी इकाई से 9 यूटिल की संतुष्टि होती है, तो कुल उपयोगिता 10 + 9 = 19 यूटिल होगी। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर इसका अथवा सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, हम आपको दोनों में से आपको एक का आंसर कराएंगे। ठीक है, और आपका अथवा में दिया गया है तो आपको एक करना है दोनों में से। फिर आपका आता है अनादिमान वक्र किससे कहते हैं, तो आप साथ में का आंसर देख लीजिए। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वह वक्र जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करे वह अनादिमान वक्र कहलाता है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अनादिमान मानचित्र किससे कहते हैं, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा।
नहीं तो आपको सिर्फ आपका जो ऊपर का क्वेश्चन है साथ ही अथवा का, दोनों में से आपको एक करना है। तो जो भी हम आपका आंसर कराते जा रहे हैं उनको आपको याद करना है, ठीक है। बजट रेखा किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ बजट रेखा वाला आंसर दिया गया 8वें क्वेश्चन का, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया मांग का अर्थ लिखिए, ठीक है। आपको मांग का अर्थ लिखना है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसका अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है उत्पादन फलन किसे कहते हैं, तो 9वीं का आंसर देख लीजिए आप यहाँ पर। उत्पादन फलन अर्थशास्त्र की एक अवधारणा जो भौतिक उत्पादन और डिजाइन के बीच संबंध की व्याख्या करती है। तो इस तरह से पूरा आपको मुख्य घटक होते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है जो आपका 9वीं का अथवा दिया गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं। फिर आपका आता है 10वां स्थिर लागत किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्थिर लागत वस्तु को उत्पादन में स्थिर साधनों के प्रयोग के लिए की जाने वाले व्यय के योग को स्थिर या अपरिवर्तनीय लागत कहते हैं। तो इस तरह से पूरा आपका आकार से होता है, ठीक है। संयंत्र के आकार से होता है, यहाँ तक याद करना है। आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो 10वें का अथवा दिया परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 11वां आता परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका परिवर्तनीय अनुपात का नियम दिया गया, तो पूरा आपको याद कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर 11वीं का अथवा आता पैमाने की प्रतिफल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 12वीं का आंसर, ठीक है। जिन वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं की तुष्टि की जाती है उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण दिया गया, तो पूरा आपको याद कर लेना है। आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता 13वां राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। राष्ट्रीय आय की माप के लिए मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली रहेगी उत्पाद विधि और दूसरी रहेगी आपकी आय विधि। आपको 2 याद करनी थी, तो 2 विधि आपके यहाँ पर दी गई हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। फिर आपको जो यहाँ पर 13वीं का अथवा आता है दोहरी गणना किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 14वां केंद्रीय बैंक के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर केंद्रीय बैंक के आपके कार्य देख लेते हैं, ठीक है। पत्र मुद्रा के निर्गमन का एक अधिकार, फिर सरकार का बेकर एजेंट व सलाहकार। तो इस तरह से आपके साथ यहाँ पर कार्य दिए, तो आपको 2 कार्य याद कर लेना है यहाँ से, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है 14वें क्वेश्चन का आंसर। 14वें का जो अथवा दिया गया व्यवसाय बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सरकारी बजट के आपको उद्देश्य, पहला उद्देश्य रहेगा संसाधनों का पुनः वितरण करना, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा पॉइंट मूल्यों में स्टार्टर लाना है। तो इस तरह से आपको दोनों पॉइंटों को याद करना है, ठीक है। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर दिया गया है अधिशेष एवं घाटा बजट क्या है, ठीक है। फिर आपका आता है 16वां, तो 16वां हम यहाँ पर देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएँ दी गई हैं, तो इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, इसका अथवा किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के आपके 3 लक्षण रहेंगे, वो आपका पहला लक्षण हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला लक्षण दिया गया है, और ये आपका दूसरा लक्षण, और ये आपका तीसरा लक्षण। ये आपका 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 7वें का अथवा दिया गया लाभ ठीक है अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आता है 18वां समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए, ठीक है। तो जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं 18वें क्वेश्चन का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 18वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो आपके यहाँ पर दिया गया न्यूनतम मांग किसे कहते हैं, इसे ठीक करने की कोई 2 उपाय लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए कोई 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में आपके 3 अंतर दिए हैं, ठीक है। तीनों अंतर को आपको यहाँ से याद कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका अथवा दिया राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में भेद कीजिए कोई 3, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 20वां था पूर्णतया ठीक है लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग का रेखा चित्र की साधना समझाइए। तो जो आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 20वें क्वेश्चन का, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो 20वें का अथवा दिया मांग का नियम क्या है, रेखा चित्र, ठीक है, रेखा चित्र की साधना समझाइए। फिर आपका आता है 21वां कॉफ़ी की कीमत में
परिवर्तन चाय की संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करेगा। एक आरेख द्वारा संतुलन मात्रा पर प्रभाव को समझाइए। और जो आपके 21वें का अथवा दिया गया, तो हम यहाँ पर 21वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 21वें का अथवा का आंसर। ठीक है, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर डायग्राम दिया गया तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। ये पूरा का पूरा आपका 21वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो आपने अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर पूरे 21वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 22वां जो आपका आता है, तो प्रवाही मांग क्या है। जब अंतिम वस्तु और कीमत की ब्याज की दर दी हुई हो तब आप ठीक है स्वायत्त व्यय गुणक कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसको आपको पूरा का पूरा यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया इसका अथवा, तो अथवा देख लीजिए, इसमें आपका 23वां आता है, तो जिसमें जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अवमूल्यन तथा मूल्यह्रास में अंतर कीजिए। तो आपको यहाँ पर अंतर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मूल्यह्रास और अवमूल्यन में आपके अंतर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नहीं कराया उन सभी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, पेपर का। और साथ ही आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।